Hello students, welcome to the lecture number 4 of class 11th physics. लास्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं अप टू द फिजिकल वर्ल्ड. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी बेसिक ऑफ फिजिक्स, क्लास 11th. So we all know the need of measurement in our life. In day to day life हम हर चीज़ के लिए मेजरमेंट यूज़ करते हैं. चाहे आप बाज़ार में कुछ भी ख़रीदने चले जाएं या आप अपने घरों में जनरल हम बात करते हैं, हर चीज़ में मेजरमेंट का अपना एक इम्पोर्टेंस रहता है. तो आज हम इसी चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. बच्चों, मेजरमेंट समझने के लिए और उसकी यूनिट समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी. सबसे पहले समझते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है. सो इफ़ आई आस्क यू, एक एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं. एग्ज़ाम्पल से बहुत अच्छे से हमें समझ आ जाता है, फिर हम डिफ़ाइन करना सीख लेंगे, डिफ़ाइन कैसे करना है. मेरे पास ये एक मार्कर का एक डब्बा है जिसमें मार्कर की इंक है. इफ़ आई आस्क यू अबाउट, टेल मी द साइज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का साइज बताएं, तो आप बोलेंगे सर इट्स लेंथ इज़, मान लेते हैं इट्स लेंथ इज़ 1 मीटर. कोई बोलेगा इट्स विड्थ इज़ 0.5 मीटर. कोई बोलेगा इट्स हाइट इज़ 2 मीटर. हम इसी तरह से इसकी डायमेंशन बताएंगे, इसका साइज स्पेसिफाई करेंगे. कोई इसका एरिया बता देगा, कोई इसकी वॉल्यूम बता देगा. सो दिस लेंथ, विड्थ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम, व्हाट आर दीज थिंग्स? दीज थिंग्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. सिंपली हमने क्या बोला, एक बॉक्स आपके सामने था, उस बॉक्स का मैंने आपसे साइज पूछा. किसी ने बोला इसकी लेंथ के बारे में, किसी ने इसकी लेंथ बता दी कि 1 मीटर है, किसी ने इसकी विड्थ बता दी कि 0.5 मीटर है, किसी ने इसकी हाइट बता दी कि 2 मीटर है. सो व्हाट इज़ दिस लेंथ, विड्थ एंड हाइट? दिस लेंथ, विड्थ एंड हाइट इज़ कॉल्ड इट्स फिजिकल क्वांटिटी, इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. एक और एग्जांपल से समझें. इफ़ आई प्लेस अ मार्कर ऑन माई हैंड, तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो मुझे फील हो रही है, दैट इज़ इट्स वेट. इसका कुछ वेट है, मुझे फील हुआ जब मैंने इस मार्कर को अपने हैंड पर रखा है. अब अगर मैं इसे हटा के एक बुक अपने हाथ पर रखता हूँ, आई विल फील इट्स कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज़ इट्स वेट. एक और इससे हैवी बुक लेके अपने हाथ पर रखता हूँ, तो आई विल फील इट्स कैरेक्टरिस्टिक. सो दिस कैरेक्टरिस्टिक इज़ वेट. इन सबके पास एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक थी, दैट इज़ वेट. किसी का वेट 500 ग्राम था, किसी का वेट 1 किलो, किसी का वेट 5 किलो. सो दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो इन हर बुक के पास थी, दैट इज़ वेट. सो व्हाट इज़ दिस वेट? दिस वेट इज़ फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसी भी मेथड से. सो व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी? द फर्स्ट वेरी बेसिक टर्म, हम आगे लेंथ, विड्थ, हाइट की जगह पर मैं एक कॉमन नेम ले लिया करूँगा, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी. वेट ना बोल के कहीं पे मैं वर्ड यूज़ कर लूँगा फिजिकल क्वांटिटी. तो आपको क्लियर होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी क्या है. फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ which can be measured directly or indirectly. फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड्स क्या क्या हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स क्या क्या हैं. अभी अपने दिमाग में इतना ही क्लियर रखें. ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम
किसी भी तरीके से मेजर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, मेजर कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आप एग्जांपल लिखना चाहें तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, क्या हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। विड्थ, हाइट, वेट एटसेट्रा। जो जो चीज़ें मैंने वर्बली बोली, आपको एग्जांपल दिए कि आपके सामने एक बॉक्स था, उस बॉक्स का आपसे साइज पूछा, किसी ने उसकी लेंथ बताई, किसी ने विड्थ, किसी ने हाइट, किसी ने एरिया, किसी ने वॉल्यूम, किसी ने वेट बता दिया। ये सारी चीज़ें क्या हैं? दिस ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज़। क्योंकि हम मेजर को भी हम वेट को भी मेजर कर सकते हैं, लेंथ को भी, हाइट को भी, और इसकी विड्थ को भी। सो दीज ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज़। इन सारे एग्जांपल्स को जो वर्बली बोले हैं आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखने से क्या रहता है, हमारी समझ बढ़ती है। जब भी कभी रिवाइज़ करोगे तो जब आपने एग्जाम्पल के साथ उन चीज़ों को लिखा होगा जैसे आपको समझाया था, तो आपको बिल्कुल पढ़ते ही वो चीज़ एकदम रिमाइंड आ जाएगी कि हमने इस तरह से पढ़ा था। एक डेफिनेशन हम इसकी और बना सकते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटी इज़ द प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी ना बोल के हम एक वर्ड और बोल सकते हैं, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक। विच कैन बी मेजर्ड। लेंथ क्या है? एक प्रॉपर्टी है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। वेट क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक प्रॉपर्टी है उस ऑब्जेक्ट की। सो फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड which follows laws of physics। बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाइन लिखनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, which follows laws of physics। इसे आप इसके साथ भी ऐड ऑन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रॉपर्टी और द कैरेक्टरिस्टिक विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड विच फॉलोज लॉज ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड of physical quantity। For example, same examples, लेंथ के लिए हमारे पास फिजिक्स में लॉज हैं। हम लेंथ को किस तरह से डिफाइन करते हैं, लेंथ की यूनिट को किस तरह से डिफाइन करते हैं, हमारे पास इसके लिए पर्टिकुलर लॉज हैं, पर्टिकुलर क्राइटेरिया है। यस, दिस इज फिजिकल क्वांटिटी। सेम फॉर हाइट, सेम फॉर विड्थ, सेम फॉर वेट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के, ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है, जिस भी चीज़ को हम मेज़र कर सकें, चाहे डायरेक्ट मेथड से चाहे इनडायरेक्ट मेथड से, और जो चीज़ फिजिक्स के लॉज को फॉलो करती हो, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, ऐसी प्रॉपर्टी को हम नाम दे देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आपको क्लियर होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है। सबसे पहली और बेसिक टर्म है हमारे फिजिक्स की, जिसको हम मिलियंस टाइम आगे यूज़ करने वाले हैं। प्लीज़ नोट डाउन करें। अब आप बोलेंगे कि सर कैरेक्टरिस्टिक तो हर चीज़ में होती है, इस मार्कर में कैरेक्टरिस्टिक है, मैं कोई और ऑब्जेक्ट उठा लूँ, हर ऑब्जेक्ट के पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अब आप बताएंगे कि क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है। मैं बोल देता हूँ, मैं आपको देख के बहुत खुश हुआ। मैं आपको देख के बहुत खुश हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई आपको देख के। ओके, सो क्या ये खुश होना एक फिजिकल क्वांटिटी है? ज़रा सोच के बताएं, क्या ये खुश होना एक फिजिकल क्वांटिटी है? क्या क्राइटेरिया है फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए? इसे हम मेजर कर सकें, किन्हीं नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकें,
इनके लिए हमारे पास फिजिक्स में कुछ लॉज होने चाहिए। क्या ये उसमें फिट बैठती है, ज़रा सोच के बताएं। दिस इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। सो खुश होना और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या होता है? खुश होना। हैप्पीनेस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। अब आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा फिजिकल क्वांटिटी का, कि लेंथ विड्थ वेट जो हमने लिखा, और हैप्पीनेस इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। व्हाई? क्यों ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? मैं आपको देख के बहुत खुश हुआ। कितना खुश हुआ? क्या आप इसे नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? इसे आप मेज़र कर सकते हो कि मैं कितना खुश हुआ? हमारे पास मेज़र करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मैं आपको देख के कितना खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ, कितना, इसे नंबर में बताएं। हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, और ना ही हैप्पीनेस को लेके हमारी फिजिक्स में कोई लॉज हैं। सो हैप्पीनेस इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आप इसके साथ रीज़न दे सकते हो क्यों नहीं है फिजिकल क्वांटिटी। रीज़न, वी कांट एक्सप्रेस इट इन नंबर्स। In numbers, neither, N-E-I, what is the spelling of neither? Neither we have laws for it, ना ही हमारे पास इससे रिलेटेड कोई लॉज हैं। एक और एग्जांपल, he is a very good painter। वह बहुत अच्छा पेंटर है। तो पेंटर होना उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसके पास पेंटिंग की एबिलिटीज़ हैं, वो पेंटिंग कर सकता है, वो बहुत अच्छा पेंटर है। एक्सप्रेस करें इसे नंबर में, कितना अच्छा पेंटर है। क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? पेंटिंग करना, क्या पेंटिंग करना फिजिकल क्वांटिटी है? ज़रा सोच के बताओ, क्या क्राइटेरिया है? क्या इसे नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो? क्या इसके लिए हमारे पास कोई लॉज हैं? नो, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ये भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब क्लियर हो रहा होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल जहाँ से आपको जो मैंने वर्ड लिखा था इनडायरेक्टली ये समझ आएगा। अभी देखो ज़रा मैं आपको समझाता हूँ। स्पेस क्रिएट करें। आई होप आपने ये वाले एग्जांपल्स नोट डाउन किए होंगे। मैं इन्हें इरेज करके एक और एग्जांपल लेते हैं, वहाँ से आपको थोड़ी सी और आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी फिजिकल क्वांटिटीज़ को लेके। बच्चों ये एग्जांपल्स को एज इट इज़ कॉपी पर नोट डाउन कर लेना। जब भी कभी रिवाइज़ करोगे या हमारी तरह कभी किसी को पढ़ाओगे ना, तो ये वाले नोट्स जो आप अभी प्रिपेयर कर लोगे ये ज़िंदगी भर काम आते हैं। अब हम भी कभी, जैसे आज हम पढ़ा रहे हैं, तो हम भी अपने टाइम में जो नोट्स प्रिपेयर करते थे उन्हीं नोट्स का हम आज भी यूज़ करते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए भी। सो अपने नोट्स को संभाल के रखना होता है, काम आ जाते हैं कभी ना कभी। सो अनदर एग्जांपल आई एम टेकिंग इज़, 2 बल्ब चमक रहे हैं। दो बल्ब चमक रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज चमकना। दिस इज प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक। बल्ब की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो चमक रहे हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दैट इज़, जो हम पर्टिकुलर फिजिक्स में वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो अभी मैं आपको ये हम आराम से समझेंगे लुमिनस इंटेंसिटी वाला वर्ड भी। मैं इसीलिए इसको यूज़ नहीं करना चाह रहा था हिंदी में, इसीलिए लिखा क्योंकि इस वर्ड को पहले आपको समझाना ज़रूरी है लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, तब हम इस पे आएंगे। ब्रैकेट में लिखा है, अभी इसे भूल के हिंदी में ध्यान रखें। 2 बल्ब चमक रहे हैं। बल्ब की प्रॉपर्टी क्या है? चमक रहे हैं, चमकना इस प्रॉपर्टी। तो क्या ये चमकना एक फिजिकल क्वांटिटी है? क्या क्राइटेरिया है? हम इसे मेज़र कर सकते हैं डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, और क्या हम इन्हें नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं?
तो देखिए बिल्कुल ये जो चमक है, ये जो हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है, दिस चमक इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, कैसे, और क्या हमारे पास इसके लिए लॉज हैं फिजिक्स में? यस, लॉज भी हैं। अभी आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन अभी फर्दर आने वाली 4-5 क्लासेस में ही आपको इससे रिलेटेड लॉ भी पता चल जाएगा। सो 2 बल्ब चमक रहे हैं, क्या हम चमक को नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या मैं ऐसे बोलूं कि क्या हम नंबर्स को मेज़र कर सकते हैं किसी भी मेथड से? अगर मैंने मेज़र कर लिया तो क्या होगी ये फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको मेज़र करने का हमने एक बहुत बढ़िया तरीका निकाला। वो बढ़िया तरीका क्या था? हमने एक कागज़ लिया, दिस इज़ अ पेपर। इस पेपर के इस साइड हमने ये बल्ब रख दिया जिसकी हमें चमक नापनी थी। हमें नापना है ना इसको, फिजिकल क्वांटिटी तभी होगी। दूसरी साइड मैंने एक कैंडल जला दी और इस पेज के दोनों साइड चमक देखी। अभी भी मुझे क्या दिखा कि जो बल्ब वाली साइड वाला पेज था, बल्ब की साइड वाला पेज की साइड थी, उस साइड चमक अभी ज़्यादा थी, और जिस साइड कैंडल थी पेज के दूसरी तरफ, उस साइड चमक अभी कम थी। हमने क्या किया, एक और कैंडल जला दी। अभी भी सेम रिजल्ट, इस साइड चमक ज़्यादा, उस साइड चमक कम। हमने एक और कैंडल जला दी। अब हमने क्या देखा कि इस बल्ब की चमक और इस कैंडल की चमक उस पेपर के दोनों साइड इक्वल थी। इसका मतलब इस बल्ब की चमक किसके बराबर है? 3 कैंडल्स के बराबर। तो हमने मेज़र कर लिया, सो दिस इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली दूसरे बल्ब को भी उठाया, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग भी हमने कैंडल्स रखी और देख लिया कि उस बल्ब के दोनों साइड चमक इक्वल है या नहीं है। जब इक्वल हो गई तो हम बोल सकते हैं कि उस बल्ब की चमक इतने कैंडल के बराबर है। तो बल्ब की चमक मान लेते हैं 3 कैंडल्स के बराबर है। कर दिया हमने इसे नंबर्स में एक्सप्रेस, कर लिया हमने इसे मेज़र। डायरेक्टली किया या इनडायरेक्टली? ऑब्वियसली इनडायरेक्टली किया, बीच में एक पेपर यूज़ करना पड़ा, इनडायरेक्ट मेथड है मेज़र करने का। सो यस, चमक इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब आपको ये वर्ड भी समझ आ गया होगा इनडायरेक्टली। डायरेक्टली क्या था? इसकी लेंथ आपसे पूछूं तो आप क्या करोगे? एक मीटर रॉड लोगे, एक जिसे हम स्केल बोलते हैं, स्केल से इसकी लेंथ ले लो, मेज़र कर लोगे। दिस इज़ डायरेक्ट मेथड। इस तरह का मेथड दिस इज़ इनडायरेक्ट मेथड। तो आपको अब ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड क्या था। इसको हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। सो एक फिजिकल क्वांटिटी को हम डिनोट कैसे करते हैं फिज़िक्स में। ये वाला पार्ट मिटा के मैं आपको अब दिखाता हूँ कि किस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नोट डाउन करते हैं, कैसे हम लिखते हैं। मैं आपसे लेंथ पूछूं, इस मार्कर की लेंथ, मान लेते हैं इस मार्कर की लेंथ 1 मीटर है, तो मैं कैसे लिखूंगा? लेंथ इज़ 1 मीटर। मैं आपसे विड्थ पूछूं, आप बोलोगे 0.5 मीटर। मैं हाइट पूछूं, मान लो इसकी हाइट है 2 मीटर, तो आप बोलोगे सर 2 मीटर। हमने क्या बोला? लेंथ, विड्थ, हाइट क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो इन जनरल let a physical quantity denoted by x। हमने किससे डिनोट किया एक फिजिकल क्वांटिटी को? अब मैं लेंथ, विड्थ, हाइट ना लिख के एक जनरल चीज़ लिखूंगा। वो क्या लिखूंगा? दैट इज एक्स। एक्स का मतलब क्या होगा? लेंथ, विड्थ, हाइट। हम जो भी हमें चाहिए होगा हम उस हिसाब से लिखेंगे। प्लीज़ होल्ड ऑन। सो हमने डिनोट किया किसी फिजिकल क्वांटिटी को विद x, एंड दिस x इज रिटन एज n इंटू यू। अभी इतना ध्यान रखें, मीनिंग समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या है। वेयर x डिनोट्स
फिजिकल क्वांटिटी n denotes number, u denotes unit. फॉर एग्जाम्पल इसी के साथ ऐड ऑन करें, फॉर एग्जाम्पल लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर. सो कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ, हमने लिखा है x इक्वल टू एन इंटू यू. कंपेयर करें, x की जगह पर यहाँ पर क्या है, लेंथ. सो लेंथ इज फिजिकल क्वांटिटी फिर हमने बोला n इंटू यू. कंपेयर करें n इंटू यू, तो यहाँ पर 2 इज नंबर इंटू यू, मीटर इज यूनिट. तो ये चीज़ हमें ऑलरेडी लिखनी आती थी, इसे जनरल आगे से हम ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू एन इंटू यू. एक्स का मतलब होगा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, n क्या होगा, एक नंबर, और नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी यूनिट्स के साथ. और इसे पढ़ेंगे कैसे, अगर इसको मैं पढ़ना चाहूँ, लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 मीटर. हम क्या करेंगे, एक मीटर से ही मल्टीप्लाई किया ना हमने 2 को. सो लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम 1 मीटर. ऐसे ही आप हाइट के लिए एग्जाम्पल लिख सकते हो, ऐसे ही आप विड्थ के लिए एग्जाम्पल लिख सकते हो. सो दिस इज हाउ वी डिनोट अ फिजिकल क्वांटिटी. आई होप आपको समझ आ गया होगा हम फिजिकल क्वांटिटी को किस तरह से डिनोट करेंगे. अब बात करते हैं व्हाट इज़ यूनिट. इसके लिए और एग्जांपल्स लिख लेना अगर आप लोग लिखना चाहते हैं. इसे ध्यान रखिएगा, हम फिजिकल क्वांटिटी को कैसे आगे से लिखेंगे, अभी हम इस चीज़ को यूज़ करने वाले हैं. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ यूनिट. What is unit? We all know meter, kg, Kelvin, these all are units. डिफाइन कैसे करेंगे अगर यूनिट को डिफाइन करना हो. यूनिट क्या है, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी which is used to compare यूनिट एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द कंपैरिजन पर्पस. सो दैट इज़ कॉल्ड यूनिट. यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी इज़ अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी फॉर पर्पस ऑफ कंपैरिजन. आप ये डेफिनेशन भी नोट करें, जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसकी बुक में लिखी है, ये हमने एक जनरलाइज डेफिनेशन लिख ली अपनी समझ के लिए कि हम इस तरह से यूनिट को याद रख सकते हैं. यूनिट क्या है, यूनिट इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ यूज्ड टू मेज़र और विच इज़ यूज्ड टू कंपेयर द थिंग्स. अभी इसका मतलब समझते हैं कैसे हम किसी यूनिट को कंपैरिजन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. तो ये एक जनरलाइज डेफिनेशन है, बुक की लैंग्वेज जो हमें एज इट इज़ याद रखनी होती है, वो डेफिनेशन भी आप यहाँ पे लिख लें. सो यूनिट इज़, यूनिट ऑफ क्वांटिटी इज़ अ यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी इज़ अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट. साथ साथ मीनिंग समझते चलें. यूनिट किसकी होगी, किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी की ही यूनिट होगी. जैसे लेंथ की यूनिट, विड्थ की यूनिट, हाइट की यूनिट, मास की यूनिट, वेट की यूनिट. सो यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी, यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी मतलब यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट. एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, इसका मतलब कभी भी यूनिट चेंज नहीं होगी. आप इंडिया में देख लें, आप यूएसए चले जाएं, आप कनाडा चले जाएं, हर एक जगह यूनिट सेम रहेगी.
अगर मास की यूनिट हम केजी मान के चलते हैं तो आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, यूनिट विल रिमेन सेम, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी फॉर पर्पज़ ऑफ कंपेरिजन, जिसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर द पर्पज़ ऑफ कंपेरिजन। सो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ यूनिट। अब इसको आप समझें किस तरह से, एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या है, यूनिट इज मीटर। हमने एक रॉड ली और इसे बोल दिया ये आज से 1 मीटर है, तो कल को अगर मैं इस मार्कर की लेंथ मेज़र करना चाहूँ तो हम किसके साथ इसकी लेंथ को कंपेयर करेंगे। जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे स्केल नहीं है, हमें किसी भी चीज़ को मेज़र करना होता है। मान लो हमें दुकान में कपड़ा लेने जाना है हमें, तो वो जो दुकानदार होता है वो उस कपड़े को एक स्टील के रूल के साथ मेज़र करता है। तो उसने क्या किया, उस कपड़े को कंपेयर किया किसके साथ, जो उसके पास 1 मीटर रॉड होती है। ऐसे ही मैंने बोला आज से ये 1 मीटर है, इसे मैं मानता हूँ आज से 1 मीटर है, और सबको ये दे दिया, हर कंट्री में ये बांट दिया कि आज से ये 1 मीटर है। कल को मैंने आपसे पूछा इस वाले मार्कर की लेंथ बताइए, ये हमारे पास 1 मीटर था, इस वाले मार्कर की लेंथ मुझे बताइए कितनी है। तो ऐसे देख के तो हम नहीं बता सकते। मैं क्या करूँगा, इस मार्कर को इसके साथ कंपेयर करूँगा, इसके साथ कंपेयर करूँगा, कंपेयर करके हम बता देंगे कि ये भी 1 मीटर है। 1 मीटर से ज़्यादा होगा तो इसे मैं डबल बार आगे नाप लूँगा, कम है तो भी हम देख लेंगे कितना कम है जो हमने स्टैंडर्ड बना रखा है। सो दिस इज़ हाउ वी कंपेयर द थिंग्स। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दैट हाउ वी यूज़ यूनिट्स टू फॉर द पर्पज़ ऑफ मेजरमेंट। सिमिलरली द यूनिट ऑफ मास इज़, वी नो दैट इज़ केजी। हमने एक बट्टा लिया और उसे बोल दिया ये आज से 1 किलो है। कल हम जब दुकान में 1 किलो आलू लेने जाते हैं तो वो दुकानदार किस चीज़ के साथ उसको मेज़र करता है। अब तो वैसे हमारे पास डिजिटल तराजू आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी शॉप्स में आपने देखा होगा बट्टे होते हैं दुकानदार के पास। तो वो क्या करता है, उस तराजू के एक साइड बट्टा रखता है और दूसरी साइड आलू डालता है, तो वो कंपेयर कर लेता है कि कितने आलू 1 किलो के बराबर होंगे। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ यूनिट्स फॉर द पर्पज़ ऑफ कंपैरिजन। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कंपैरिजन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ नोट डाउन करें अपने पास, अपनी लैंग्वेज में इन एग्जांपल्स को लिख लें जो आपको समझाए हैं। नेक्स्ट वी आर कमिंग, व्हाट इज़ यूनिफिकेशन। सो नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिफिकेशन। व्हाट इज़ यूनिफिकेशन, पहले इसकी डेफिनेशन देखें फिर आपको समझाता हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन इज़ टू ड्रॉ या टू डिराइव, you can say to derive different laws for one thing. Different laws for one thing। इसका मतलब क्या है, हम चीज़ों को एक समान कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब समझें, यूनिफिकेशन का मीनिंग क्या है इन सिंपल वर्ड्स। एक रूम की डायमेंशन मैं आपसे पूछता हूँ, आप बोलेंगे इसकी लेंथ 5 मीटर है, इसकी विड्थ 6 मीटर है, इसकी हाइट 10 मीटर है। ये सारी चीज़ें लेंथ विड्थ हाइट क्या है, ये डिस्टेंस ही तो है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। हम लेंथ को भी मीटर में ही मेज़र करते हैं, हम विड्थ को भी मीटर में ही मेज़र करते हैं, हाइट को भी मीटर में ही मेज़र करते हैं। तो दीज ऑल आर अ डिस्टेंस। तो लेंथ विड्थ हाइट हम अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, लेकिन अगर मैं इनको यूनिफाई करना चाहूँ, यूनिफिकेट करना चाहूँ, तो वी कैन से दिस ऑल आर अ कॉमन टर्म, दिट ऑल आर डिस्टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल लेंथ विड्थ हाइट all are
डिस्टेंसेस सब क्या हैं, ये डिस्टेंस ही तो है ये, और लेंथ ही तो है ये, और एक ही चीज़ में अगर मैं बोलना चाहूँ विड्थ ही तो है ये, एक ही चीज़ बोलना चाहूँ हाइट ही तो है ये, एक डिस्टेंस है। अब आप चाहे उसे लेंथ बोलें, चाहे विड्थ बोलें, चाहे हाइट बोलें, एक ही चीज़ है, वो है डिस्टेंस। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिफिकेशन, कि हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एक ही नाम दे सकते हैं, एक ही नाम से पुकार सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड यूनिफिकेशन ऑफ द यूनिट्स और यूनिफिकेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ये एक छोटी सी टर्म थी। इसके बाद अब बात करते हैं व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। नेक्स्ट इज व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। What are fundamental quantities? Very important term. अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लेते हैं दिस इज़ एरिया, एग्जाम्पल से समझें फिर इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ लेंथ इंटू विड्थ। अगर मैं एक रेक्टेंगल की बात करूं, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज़ लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ भी क्या है, लेंथ ही है, डिस्टेंस ही है, तो कैन आई राइट एज लेंथ का ही स्क्वायर। एक जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो नहीं जा रहा हूँ कि उसकी लेंथ 5 मीटर है, विड्थ 4 मीटर है तो लेंथ का स्क्वायर क्यों कर दिया। उससे थोड़ा उठ के बात करें, लेंथ और विड्थ हैं क्या, दोनों डिस्टेंसेस ही हैं, तो मैं लेंथ का स्क्वायर ना लिख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लिख देता हूँ डिस्टेंस, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो अनदर डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर। एरिया को मैं लेंथ की फॉर्म में तोड़ के लिख सकता हूँ। बोलने का मतलब क्या है, एरिया को हम लेंथ इंटू विड्थ या डिस्टेंस की फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हैं। सिमिलरली वॉल्यूम, वॉल्यूम इज लेंथ का क्यूब, वॉल्यूम को हम तोड़ के लिख सकते हैं लेंथ का क्यूब। पर क्या आप लेंथ को किसी और फॉर्म में लिख सकते हो, लेंथ को फर्दर तोड़ के लिख सकते हो, नहीं। लेंथ से छोटी हमारे पास कोई टर्म नहीं है, लेंथ को तोड़ के हम नहीं लिख सकते। लेंथ इज लेंथ, डिस्टेंस इज डिस्टेंस। पर हाँ, एरिया को, वॉल्यूम को, या जैसे मैं बात करूं वेलोसिटी को, वेलोसिटी को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ किसकी फॉर्म में, वी नो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस और टाइम की फॉर्म में मैं तोड़ के लिख सकता हूँ। पर क्या आप टाइम को तोड़ के कुछ और लिख सकते हो, टाइम के लिए कोई और वर्ड यूज़ कर सकते हो, कुछ और इसको तोड़ के लिख सकते हो, जैसे हमने वेलोसिटी को तोड़ के लिख दिया, एरिया को तोड़ के लिख दिया, वॉल्यूम को तोड़ के लिख दिया, तो नहीं। ना तो मैं लेंथ को इससे ज़्यादा तोड़ सकता हूँ, लेंथ इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, उससे छोटा हम इसे तोड़ के नहीं लिख सकते, टाइम को हम और ज़्यादा तोड़ के नहीं लिख सकते। सो दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर दोज which cannot be expressed in other form, जिनको हम किसी अदर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दोज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम एट्सेट्रा। अभी आते हैं कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उस पर भी आएंगे। पहले आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्लियर है, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम फर्दर तोड़ के नहीं लिख सकते, दोज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। सिंपल लैंग्वेज, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन अदर फॉर्म। फॉर एग्जांपल लेंथ को हम इससे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, मास को हम इससे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, टाइम को हम इससे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। दोज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। सिमिलरली नेक्स्ट इज derived quantities। जैसे एरिया, एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। एरिया को हम
डिस्टेंस की फॉर्म में या लेंथ की फॉर्म में लिख के बता सकते हैं, वॉल्यूम को हम लेंथ की फॉर्म में लिख के बता सकते हैं, वेलोसिटी को हम डिस्टेंस और टाइम की फॉर्म में लिख के बता सकते हैं। दीज ऑल, लेंथ या डिस्टेंस, टाइम, these all are fundamental quantities. So derived quantities are those which can be expressed in terms of fundamental quantities, जिनको हम fundamental quantities की फॉर्म में तोड़कर लिख सकते हैं। Those are called derived quantities. For example, velocity. We know velocity is distance upon time. Area is length into width. ऐसे number of example हैं। Acceleration, force, बहुत सारे examples हैं। So these are derived quantities. Similarly, what are fundamental units? Same definition. Fundamental units are those which cannot be expressed in other form. For example, मीटर। क्या मीटर को इससे ज़्यादा तोड़कर लिख सकते हो? अब आप बोलोगे सर सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। सेंटीमीटर इज यूनिट इन सीजीएस सिस्टम। ये तो जो मैं बात कर रहा हूँ मीटर एसआई यूनिट है, सेंटीमीटर सीजीएस है, ऐसे ही फुट भी हम यूज़ करते हैं। दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स, बट मीटर को इससे ज़्यादा तोड़ के हम नहीं लिख सकते। मीटर के लिए मैं कुछ और चीज़ नहीं लिख सकता, जैसे वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस बाय टाइम लिख सकता था। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स, सेम डेफिनेशन यहाँ से नोट डाउन कर लेना, are those which cannot be expressed in other form. Similarly, for derived units, same definition आप लिखोगे। derived units के लिए मैं यहाँ पे बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। derived units कौन सी यूनिट होंगी जिनको हम किस फॉर्म में लिख देते हैं? इन फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? दैट इज मीटर पर सेकंड। मीटर इज fundamental unit, second is fundamental unit. So this is all about fundamental quantities and derived quantities. अब आते हैं हमारे पास कितनी fundamental quantities हैं और उनकी SI units क्या हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन करें। Coming to the हमारे पास कितनी fundamental quantities हैं, आप एक टेबल भी प्रिपेयर करेंगे, उस टेबल को अच्छे से ध्यान रखना है और नोटेशन को ध्यान से देखना बच्चों। हम किस यूनिट्स को कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स बहुत मैटर करते हैं। हम अक्सर जब भी लिखते हैं इस चीज़ को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, पर कैपिटल लेटर में लिखना है या स्मॉल लेटर में लिखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ हमारा लिखने का तरीका गलत है। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास 7, यानी स्टार्टिंग में जिनके बारे में सोचा गया कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो 7 हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमें ज़रूरत महसूस हुई कुछ और चीज़ों की, उनको भी हमने ऐड ऑन किया। दोज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़। दोज आर 2। टोटल मिला के कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास? दीज आर 9। सो आपको ध्यान रखना है, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 और सप्लीमेंट्री जिनकी हमें बाद में ज़रूरत महसूस हुई हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में ऐड ऑन किया, दोज आर 2। तो आप प्रिपेयर करेंगे टेबल के इस साइड हम लिखेंगे क्वांटिटी का नाम, इसके साथ आप लिखेंगे उसका सिंबल। नेक्स्ट आप आगे लिखेंगे यूनिट क्या है उसकी और यूनिट का सिंबल क्या रहेगा। ये पूरा टेबल प्रिपेयर करें अच्छे से। सो फर्स्ट क्वांटिटी वी आर टेकिंग इज मास।
मास इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, तो यहाँ पे साथ में लिख लें अगर आपको कन्फ्यूज़न है, फिज़िकल और फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, फिज़िकल और फिज़िकल की जगह फंडामेंटल लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फंडामेंटल क्वांटिटी, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी इज़ मास। मास के लिए सिंबल हम यूज़ करेंगे कैपिटल M। ओके, ध्यान रखना है, मास के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे कैपिटल M। यूनिट ऑफ मास इज़, क्या यूनिट होती है मास की, कौन बताएगा? यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम। एंड इट्स सिंबल इज़ स्मॉल k स्मॉल g। हम कई बारी कैपिटल K लिख देते हैं, रॉन्ग। सिंबल इज़ स्मॉल k स्मॉल g। नेक्स्ट इज नंबर 2, लेंथ। लेंथ के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे कैपिटल L। यूनिट इज़, ऐसा यूनिट इज़ मीटर। सिंबल इज़ ओनली स्मॉल m। ओके, तो कई जगह हम ये भी गलती कर देते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं 5 मीटर, रॉन्ग। लिखने का तरीका क्या रहेगा? 5 के साथ स्मॉल m, 5 मीटर, दिस इज राइट। सो थर्ड इज टाइम। टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, सिंबल हम यूज़ करेंगे कैपिटल T। यूनिट है सेकंड। सिंबल ओनली स्मॉल s, ओनली स्मॉल s, हम ऐसे लिख देते हैं SEC, रॉन्ग। लिखने का तरीका गलत है। कैसे लिखेंगे? 5 सेकंड लिखना होगा तो 5 के साथ स्मॉल s। मास, लेंथ, टाइम, 3 यूनिट्स हो गई। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे दैट इज़ कैपिटल A। ध्यान रखना है आपको, इसकी यूनिट होती है इसकी एम्पियर। तो एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई यूनिट का नाम साइंटिस्ट के नाम पर होगा तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। तो एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, तो इस यूनिट का सिंबल भी क्या होगा? दैट इज़ कैपिटल A। फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर करंट कैसे लिखेंगे? 2 इंटू कैपिटल A, राइट तरीका लिखने का। ओके, तो साइंटिस्ट के नाम पर जब भी यूनिट का नाम होगा तो हम उसे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा कैपिटल लेटर, दैट इज़ A। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। फिफ्थ इज टेम्परेचर। हम सिंबल यूज़ करेंगे दैट इज़ थीटा। कहीं कहीं पर आपको कैपिटल T भी देखने को मिलेगा, लेकिन जब हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ते हैं तो पर्टिकुलर जो एक सिंबल है यूज़ करने का दैट इज़ थीटा। तो टेम्परेचर को हम डिनोट करेंगे थीटा के साथ। ध्यान रखना है आपको। इसकी SI यूनिट दैट इज़ केल्विन। केल्विन भी साइंटिस्ट के नाम पर है, तो कैसा आएगा? कैपिटल K। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, कब कैपिटल वर्ड में लिखना है, कब स्मॉल वर्ड में लिखना है। सिक्स्थ इज टेम्परेचर के बाद इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पढ़ेंगे हम इन चीज़ों के बारे में क्या होता है, अभी सिर्फ इनकी यूनिट्स ध्यान रखें। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिंबल फॉर इट इज़, इसके लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे दैट इज़ हम लिखेंगे MOLE, मोल। यूनिट इज मोल एंड सिंबल इज MOL। हम लिखते हैं MOL, SI यूनिट। कभी लिखना होगा 2 मोल तो कैसे लिखेंगे? 2 MOL, 2 मोल। MOLE नहीं लिखेंगे, वो फिजिकल या फंडामेंटल क्वांटिटी लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे मोल। यूनिट के साथ मोल नहीं लिखना है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी का सिंबल है और इसके आगे जितना भी लिखा जा रहा है वो यूनिट का सिंबल है। ओके, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं करना है कि ये सेम हो गया। यहाँ तक फंडामेंटल क्वांटिटी और क्वांटिटी का सिंबल। नेक्स्ट इज उसकी यूनिट और यूनिट का सिंबल। सो दिस इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इस यूनिट इज मोल। नेक्स्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सेवंथ इज ल्यूमिनस
इंटेंसिटी, अभी हमने बात की थी ना इसके बारे में, ये है वो टर्म ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सिंबल इसके लिए हम यूज़ करेंगे दैट इज़ कैंडेला। यूनिट इज़ कैंडेला। सिंबल फॉर यूनिट इज़ स्मॉल c स्मॉल d CD। नेक्स्ट इज़ 8th। इसके बाद जो 8th में लिखने जा रहा हूँ, दोज आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, यानी इनके बारे में पहले नहीं सोचा गया था, लेकिन बाद में जब ज़रूरत महसूस हुई तो इनको भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में ऐड ऑन किया गया। 8th इज़ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, सिंबल फॉर प्लेन एंगल इज़, इनके लिए कोई सिंबल हम यूज़ नहीं करते हैं। तो प्लेन एंगल की यूनिट है दैट इज़ रेडियन, और लिखने का तरीका RD। यूनिट इज़ रेडियन एंड सिंबल इज़ RAD, सॉरी RAD होगा, रेडियन। 9th इज़ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की जो यूनिट है दैट इज़ स्टेरेडियन। और इसको लिखने का जो सिंबल है दैट इज़ स्मॉल s स्मॉल r। आई होप विजिबल होगा सारा पार्ट। तो ये हमारे पास 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, जिनमें से आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी हैं। तो बेसिक आप आंसर कैसे देंगे? बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर 7 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। पूछेगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी पहले ज़रूरत महसूस नहीं हुई जब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में सोचा गया, पर जब ज़रूरत महसूस हुई तो इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में ऐड ऑन कर लिया गया। 2000 पूछा जाता है। फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? तो आप आंसर दोगे प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। यूनिट पूछी जाएगी, प्लेन एंगल की यूनिट है रेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट है स्टेरेडियन। तो ये पूरा चार्ट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए विद द सिंबल ऑफ यूनिट्स, विद द सिंबल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। डायमेंशनल एनालिसिस में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इस टेबल को अच्छे से ध्यान रखें, अच्छे से इनको पढ़ें। अब इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट हम आएंगे इनकी डेफिनेशन पे कि 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1 मीटर की डेफिनेशन कैसे बनी होगी, किस तरह से इन चीज़ों को ड्राइव किया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको एक ट्रिक के साथ इनको याद करना बता दूंगा। बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बुकिश लैंग्वेज है और एक स्टैंडर्ड है, तो याद करना थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल होता है। तो इनको याद करने का तरीका भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे। तब तक अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें, इस चार्ट को याद करें, हर एक सिंबल को दिमाग में बिठा लें, कब कैपिटल लिखना है, कब स्मॉल लिखना है, और नोट्स प्रिपेयर करते रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।